तो क्या वाकई में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमने की कगार पर है? शांति अब दूर नहीं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। वो लगातार कह रहे हैं कि डील बिल्कुल नजदीक है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की यूएई में एक अहम मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात में पीस प्लान को लेकर फिलहाल कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ इस बैठक में? रूस का कहना है कि इसमें कोई पीस को लेकर बातचीत नहीं हुई। तो सच्चाई क्या है? दोनों पक्षों के बीच क्या वाकई में इतने लंबे चले युद्ध के बाद अब शांति बहाली होगी या अभी भी पेंच कहीं फंसा हुआ है? ट्रंप का दावा कितना सच कितना झूठ? एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा आगे। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, समझिए कि क्या वाकई में रूस यूक्रेन युद्ध, क्या शांति अब वाकई में दूर नहीं? रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच ट्रंप की धमाकेदार एंट्री हुई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ट्रंप ने इस बार इन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि अमेरिका की पहल के चलते युद्ध रुकने की कगार पर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग क्या अब खत्म होगी? ट्रंप की माने तो इसे लेकर अमेरिका ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और इसे लेकर ट्रंप की एक शांति योजना भी है। हालांकि ट्रंप पहले जो 28 सूत्रीय शांति योजना लेकर आए थे, वो रूस के पक्ष में इतनी झुकी हुई थी कि यूक्रेन ने उसे मानने से इनकार ही कर दिया था। अब कोशिश दोनों देशों के साथ सहमति बनाने की हो रही है। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से शांति समझौते पर अमेरिका के साथ उसकी एक आम सहमति बन गई है। आपको बता दें कि अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने जिनेवा में हुई वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के बीच का रास्ता निकाला है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उनके 28 सूत्रीय पीस प्लान में दोनों पक्षों के अतिरिक्त शर्तों को जोड़ा गया है ताकि पीस प्लान संतुलित रहे। अगर यूक्रेन इस पर राजी होता है तो अगली चुनौती शांति प्रस्ताव पर रूस को राजी करने की होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप के बदले हुए प्रस्ताव को रूसी राष्ट्रपति पुतिन स्वीकार करेंगे? रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है कि भले ही रूस ट्रंप के शुरुआती प्रस्ताव को लेकर सहमत था, लेकिन अगर इसमें बहुत से बदलाव हुए तो पीस प्लान अधर में लटक सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो क्रेमलिन को अमेरिका की नई शांति योजना की कॉपी फिलहाल नहीं मिली है। लावरोव ने यूरोप पर अमेरिकी शांति प्रस्तावों को कमजोर करने का भी आरोप मढ़ा है। दरअसल ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी गहरा मतभेद है और इस पर दोनों देशों के बीच आम सहमति बनाना बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपने लिए भविष्य की सुरक्षा गारंटी मांग रहा है और रूस वो दिए जाने के पक्ष में नहीं है। वहीं रूस की मांग है कि यूक्रेन के पूर्व में जिन क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया है उसे रूस का हिस्सा करार दिया जाए, लेकिन इस पर यूक्रेन राजी नहीं हो रहा है। तो क्या ट्रंप का पीस प्लान एक और युद्ध को विराम दे पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत का, पूर्व राजनयिक और डिस्टिंग्विश्ड फेलो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। एम्बेसडर त्रिगुणायत, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अजय बग्गा जी, मार्केट एक्सपर्ट जाने माने, बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं रॉबिन सचदेव जी, विदेश मामलों के जाने माने जानकार, ट्रंप में विशेष रुचि, कई किताबें भी लिख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। क्या वाकई में माना जाए जो ट्रंप लगातार जो कह रहे हैं कि डील इज़ वेरी क्लोज, और ये भी कहा जा रहा है कि जो प्लान 28 था वो अब घटकर 19 पॉइंट का रह गया है, जिसे यूक्रेन ने मेजॉरिटी जो है एक्सेप्ट भी कर लिया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्या वाकई में अब शांति दूर नहीं सर, या पेंच अभी फंसे हुए हैं? पेंच तो काफी फंसे हुए हैं ऐसा लगता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड पीस प्रपोजल है कि जो भी रशिया ने टेरिटरी जीत ली है वो रखेगा अपने पास, एक तरह का बफर बनाएगा, और अगर यूक्रेन किस तरह से उसको लीगली सीड करने के लिए राजी होता है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक चीज है कि डी फैक्टो सिचुएशन के ऊपर जो है इस वक्त एक शांति किस तरह की सीज फायर हो जाए, लेकिन अगर वो लीगली आप कहें जैसा उसमें लिखा हुआ था 28 पॉइंट के प्लान में
कि वो जो भी रशिया के पास टेरिटरी है, बेसिकली ये था कि जो अलास्का में पुतिन और ट्रम्प के बीच मीटिंग हुई थी, उसमें जो भी बातें दोनों की तरफ से एग्री हुई थी उसी को थोड़ा सा बदल के इसको 28 पॉइंट पीस प्लान किया गया। अब चूंकि यूक्रेन जो है इस रिसीविंग एंड पे है और उसको पता है कि युद्ध में वो जीत नहीं सकता किसी भी तरह से, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हों, उनकी भी सबकी एक तरह से काफी हद तक मैं समझता हूँ लिमिट पहुंच चुकी है लड़ाई की, लड़ने की या सपोर्ट करने की, जिसमें अगर अमेरिका के सपोर्ट के बिना ये युद्ध आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ये युद्ध रुका जाए, और सारी दुनिया चाहती है एक्चुअली, क्योंकि सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। तो अगर ये किसी भी तरह से रुक जाता है तो बड़ी बात है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है और जेलेंस्की जो है वो जाना चाहते हैं वहां पर बात करने के लिए। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा जब तक ये युद्ध, ये एग्रीमेंट पे दोनों पुतिन और जेलेंस्की मानेंगे नहीं, तब तक मैं इनसे किसी से मिलूंगा नहीं। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि उनको कहा गया है कि 1/3 जो उनकी फोर्सेस हैं उसको रिड्यूस किया जाएगा, और दे विल ओनली हैव 1/3, ताकि रशिया को कोई थ्रेट ना हो किसी तरह का। नेटो के अंदर बिल्कुल कभी भी शामिल नहीं होंगे। ये बात तो खैर पहले भी आपको याद होगा कि जेलेंस्की मान भी गए थे एक बार को, लेकिन बोरिस जॉनसन ने कहा कि नहीं नहीं, हम रशिया को हराएंगे तभी ये आगे बढ़ेगी बात। तो ये नहीं बढ़ी इसलिए, और आज देख ही रहे हैं कि क्या हाल हुआ है यूक्रेन का भी। रशिया ने भी बहुत बड़ा लॉस किया है, तो रशिया भी चाहता है कि किसी ना किसी तरह से वो एक एडवांटेजियस पोजीशन में जैसा है उसको रखते हुए वो इस वार को युद्ध करे, युद्ध को समाप्त करे अपने टर्म्स के ऊपर में। अभी इसीलिए विटकॉफ को आज आपने अबू धाबी का बताया, अबू धाबी में आज मीटिंग हुई है रशिया यूक्रेन की, रशिया और अमेरिकन के बीच में। लेकिन दो तरह की मीटिंग्स हो रही हैं। एक तो यह है कि यूक्रेन के बारे में बात हो रही है किस तरह युद्ध बंद किया जाए। दूसरी ये मीटिंग जो हो रही है पहले इस्तांबुल में और इधर उधर जो हुई है अमेरिकन के बीच में और रशियंस के बीच में, वो उनके बायलैटरल रिलेशंस को भी कैसे रिस्टोर पूरी तरह किया जाए उस पर भी चल रही है। तो ये कई बार ये चीजें मिक्स हो जाती हैं उसके अंदर। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि विटकॉफ और शायद उनका सन इन लॉ जारेद कुशनर दोनों ही जो है क्रेमलिन जाएंगे और वहां पे प्रेसिडेंट पुतिन से दोबारा मुलाकात करके बनाएंगे। आज तक वो जो 19 पॉइंट वाला प्लान है, सुनने में ये आया है, जो मिस्टर लावरोव ने भी कहा है जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं रूस के, कि उनको अभी तक इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं है, और अगर उनकी जो रेड लाइंस हैं अगर वो नहीं उसके अंदर में रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो माना नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये जो पेज है वो काफी सारे हैं, देयर आर इफ्स एंड बट्स जिसको कहते हैं। लेकिन रशिया ने बहुत पहले ही 2 महीने के अंदर वॉर के एग्री कर दिया था कि अगर जेलेंस्की या यूक्रेन जो है किसी भी तरह से नेटो में नहीं शामिल होगा तो उन्हें उनको यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से कोई आपत्ति नहीं है। ये बात एग्री हो गई थी पहले। तो आज भी प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि वो अगर चाहे तो यूरोपियन यूनियन में जा सकते हैं। एक तरह का ये एक लीनियंसी जो है रशिया अपना रहा है, जो एक सेविंग ग्रेस हो सकती है। लेकिन अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प का कितना उसमें चलेगा, देखिए यूरोपियंस जो हैं वो अब आकर के काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस मुद्दे पे आ गए हैं कि भाई किसी ना किसी तरह मानना पड़ेगा इस बात को कि कोई युद्ध किसी तरह से अंत हो, क्योंकि देख रहे हैं आपके सारे कंट्रीज में यूरोप के इस वक्त बड़ा स्ट्रेस फैक्टर हो रहा है। करेक्ट। विंटर्स आने की वजह से और एनर्जी की भी शॉर्टेज और ये सारी बात हो रही है। तो ये सबके भले में है कि किसी ना किसी तरह से इसको युद्ध को रोका जाए। तो देखिए क्या होता है आगे। राइट सर, और इसीलिए जेनेवा अबू धाबी में बैक टू बैक टॉक्स चल रही हैं, वहाँ से क्या कुछ निकल कर आता है देखना होगा। एक इम्पॉर्टेंट जो दस्तावेज़ अभी रॉयटर्स में अभी कुछ देर पहले ही आया है वो ये कि जो 28 पॉइंट जो प्लान था यूक्रेन शांति का अमेरिका का, वो दरअसल रूस ने ही भेजा था, नॉन पेपर करके भेजा था, और उसी को ही एक तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जेलेंस्की के सामने रख दिया था। जेलेंस्की और बाकी सबको काफ़ी आपत्ति थी, फिर वो आपत्तियां घटते घटते 9 तो उनमें से हटाई गई हैं। तो अब जो कहा जा रहा है कि 19 पॉइंट्स वाला प्लान रह गया है, उसको कितना माना है कितना नहीं माना है, सैद्धांतिक सहमति कही जा रही है कि जेलेंस्की की तरफ से आई है। अब कितना इसमें सच है कितना झूठ, बग्गा सर कुछ रोशनी डालें सर, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है सर? देखिए, जो निकल के आ रहे हैं तथ्य कि गाजा का जब एग्रीमेंट हुआ है तो प्लेन पे जब विटकॉफ और दामाद श्री जारेड कुशनर थे, उनको फोन आया ट्रम्प का कि अब इसी तरह का आप एक शांति वार्ता करिए, यूक्रेन और रशिया में भी शांति बहाल करिए। तो उन्होंने काम किया इस पे,
और पुतिन के जो सहयोगी हैं डिमिट्रियव, उसको विटकॉफ के घर पे 3 दिन बुलाया गया मायामी में, फ्लोरिडा में। तीनों ने बैठ के ये लिखा और साथ साथ रशिया को कॉल्स भी कर रहे थे। फिर यूक्रेन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है रुस्तम यूरिनोव, उसको बुलाया गया मायामी और उनको दिखाया गया। वो बिल्कुल घबरा गए जब उन्होंने देखा, बोला ये तो बिल्कुल माननीय नहीं है, बट फिर भी मैं जेलेंस्की से बात करता हूँ। उन्होंने जेलेंस्की को फिर बताया कि देखिए ये ऐसे 28 पॉइंट का जैरेड कुशनर और विटकॉफ ने बनाया है प्लान। तो जेलेंस्की ने कहा ठीक है, बोलिए, थैंक यू, मैं वापस बात करता हूँ। और जब यूक्रेन का उन्होंने देखा जो माहौल है, ये तो एक तरफा एग्रीमेंट दिखा। फिर ट्रंप ने कोशिश की कि नेगोशिएशन जिस तरह वो करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिया कि हम आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर देंगे और अस्त्र देने बंद कर देंगे अगर आपने थैंक्सगिविंग जो कल है, तो ये बात है पिछले हफ्ते की, ट्रंप ने कहा साइन करिए या हम पीछे हट रहे हैं, फिर यूरोप और आप निपट लेना रशिया के साथ। तो ऐसा डेडलाइन उन्होंने लगा दिया। और एक बहुत अचंभे की बात है जो व्हाइट हाउस से लीक्स आए हैं कि 18 नवंबर को मार्को रूबियो को दिया गया। ये ऐसी बात है कि जैसे एम्बेसडर साहब और साथ में कोई रियल एस्टेट मुगल बैठ के एक बना दें पर्चा और 10 दिन बाद जयशंकर साहब को ये बोले कि ये हमने कर दिया है। तो सऊदी क्राउन प्रिंस जब आए हुए थे 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में, रूबियो को ये पकड़ाया गया भाई ये है, और हमने यूक्रेन को ऑलरेडी दे दिया, रशिया इसके पक्ष में है। यूरोपियंस बौखला गए बिल्कुल। वीकेंड को यूरोपियंस से कॉल आई रूबियो को, बहुत गुस्से वाली, और फिर रूबियो के पास कुछ बचाव नहीं था। उन्होंने बोला नहीं ये तो एक तरफा है, देख रहे हैं हम ये सब। फिर जिनीवा में इन्होंने यूरोपियंस और यूक्रेन को बुलाया। ट्रंप के दूत कीव भी गए, फिर से उन्होंने धमकी दी कि हम बंद कर देंगे अस्त्र देना, आप नहीं तो मानिए। फिर जिनीवा में बात हुई, जो आपने कहा 28 सूत्र जो है वो 19 में वाटर डाउन किए गए। वो अब अबू धाबी में कोशिश करी जा रही है कि रशिया ऑफिशियली कोई आए, बट रशिया कह रहा है हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं वही गए और इसमें कोई बात नहीं हुई और ये तो हमें माननीय नहीं है। अब इंटरेस्टिंग ये है, विटकॉफ और दामाद श्री कुशनर अगले हफ्ते मॉस्को जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पुतिन स्वयं इनको मिलेंगे, तो वो फिर बातचीत करेंगे क्या उनसे निकल के आता है। और ट्रंप ने यह भी कह दिया मैं जेलेंस्की या पुतिन किसी को भी नहीं मिलूंगा जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता एग्रीमेंट। और जो इन्होंने थैंक्सगिविंग की जो मोहलत दी थी वो भी डेडलाइन इन्होंने हटा दी है और बोला कि देखिए हो रहा है करार, अब जब होगा तब होगा, कोई डेडलाइन नहीं है। तो ये बदल गया है एक हफ्ते में यूरोपियन दबाव के कारण और ये अभी है। अब अगले हफ्ते देखते हैं क्या बातचीत होती है। ऑल राइट, तो यानी कि ये जो पूरी योजना है इसका निर्माण जो है, जो ट्रंप के बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भगत सर, दामाद श्री जैरेड कुशनर, वो जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ और जो रूसी फंड प्रमुख हैं जो किरिल दिमित्रियेव, इनकी बैठक में ये सब कुछ बना। और फिर धीरे धीरे जैसे सर ने बताया कि कैसे 14 अक्टूबर को 20 बिंदु योजना की शुरुआत हुई, फिर वो बाद में 28 बिंदुओं तक चली गई, फिर वैश्विक आलोचना हुई, उसमें से फिर 9 हटा दिए, फिर अब ये 19 पॉइंट का आया है। अब देखते हैं। अब रॉबिन सचदेव सर, आपके पास थैंक्स गिविंग की डेडलाइन तो हट चुकी है सर, लेकिन जो दावा कर दिया था अब पूरी दुनिया से फाइनल करने का प्रेशर भी आ रहा है, तो क्या स्थितियां बन रही हैं सर, कब तक होगा या नहीं होगा? सीस ग्रेट क्वेश्चंस। जैसे मेरे से पहले एम्बेसडर त्रिगन आए और बगैर सर कह चुके हैं, देखते हैं आगे होगा क्या। बट इन द मीनवाइल हम पीसेस को आपके दर्शकों के लिए आपस में डिकोड कर सकते हैं जी। पहली बात, ये जो थैंक्सगिविंग की डेडलाइन आप कह रहे हैं, देखिए इस डेडलाइन का कोई कारण नहीं है, ये तो ट्रंप के विचार में जो आया कि ठीक है मैं ये डेडलाइन देता हूं। ट्रंप की ओवरऑल हमें देखना चाहिए, दुनिया भर में जब ये अपनी नेगोशिएशंस करता है या डील करता है भारत से डील, ये डेडलाइंस देते हैं, ठीक है। तो डेडलाइन को वहां रखिए, इसने सोचा ओके थैंक्सगिविंग है, बूम, काइंड ऑफ थिंग वन।
सेकेंडली, अब इसमें काफी पेच है जो रशिया के लिए भी शायद कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, या यूक्रेन के लिए। एक पेच ये है कि ये जो भी एग्रीमेंट बनेगी, अभी उस पर आते हैं 28.19 की, जो भी इसको वैलिडेट किया जाएगा 100 दिन के अंदर बाय अ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन यूक्रेन, क्योंकि जेलेंस्की अकॉर्डिंग टू रशिया इज नॉट द लेजिटिमेट लीडर ऑफ यूक्रेन राइट नाउ। इसकी टर्म खत्म हो चुकी, इलेक्शन हुई नहीं है, तो पुतिन एंड रशिया उसको भी एक बहुत ही अहम गेम एंड पिलर बनाएंगे अपनी नेगोशिएशन में। तो बॉटम लाइन तो शायद एंड में ये कि अभी ये जल्दी होती दिखती नहीं, रुकती जंग, राइट? क्योंकि वो एक अजीब सा पेच है जिसपे जेलेंस्की एग्री करे या ना करे, इलेक्शन हो, जो नेक्स्ट इलेक्टेड आए, डेमोक्रेसी है, जो भी आए, व्हाटएवर एटसेट्रा, राइट? तो वो इशू है। एक और बड़ा इशू इसमें जो है वो है ये जो 300 बिलियन अप्रोक्सीमेटली जो रशिया के एसेट्स फ्रोजन हैं, जिसमें से करीब मेजॉरिटी 250 बिलियन आप मान लीजिए यूरोप में है, और करीब 51 बिलियन यूएस में है, और जो 250 बिलियन यूरोप में है उसमें से भी ज्यादातर करीब 200-215 बिलियन बेल्जियम में है। अब बात यह कि रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, तो एक जो 28 पॉइंट वाला प्रपोजल था उसमें यह था कि 300 बिलियन में से 100 बिलियन लिया जाएगा, जो कि यूएस और रशिया जॉइंट फंड होगा, जो कि यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च करेगा। दूसरा एलिमेंट $200 बिलियन, आई थिंक जो मैस्टर त्रिगरात ने बात करी, वो जो है पैसा वो भी जॉइंट रशिया अमेरिका फंड बनेगा, जो कि बायलैटरल अमेरिका रशिया प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। ओके, राइट, तो वो अलग था। अब पर उसमें प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। उसके अलावा भी बात यह है कि और यूरोपियंस इससे बहुत बेचैन है, खास करके बड़ी इकोनॉमीज एंड इवन बेल्जियम, क्योंकि उनको है कि अगर ये पैसा बैंक से किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर दिया गया तो आपकी बैंकिंग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, कि किसी भी देश के सॉवरेन एसेट्स पड़े कभी भी जब्त होकर कहीं इस्तेमाल हो सकते हैं। यूरोप ये कहता है, यूरोप का प्रयास ये कि पैसा पड़ा रहेगा, पैसे पर जो इंटरेस्ट आएगा या पैसे को मोर्गेज करके उसके अगेंस्ट लोन लिया जाएगा करीब 150 बिलियन का, यूरोप ये कहता है ये पैसा वही रहेगा अकाउंट में, उसके उस पे एक लोन लिया जाएगा backed by this money in the bank, जो कि यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगा। तो वहां भी बड़े पेच फंसे हुए हैं। नाउ कमिंग टू द लैंग्वेज एंड ऑल, यस, ये एग्जैक्टली जब गाजा हुआ तो 20 पॉइंट था, तो उसी फॉर्मेट पे या जो भी गई उस खाके में बात हुई कि इसी तरह से चलो अब प्रेशर करते हैं और एक प्लान बनाते हैं रशिया यूक्रेन का। ओके, जो इन्होंने बनाने का, और जो सारी बातें अभी हमारे एमिनेंट कोलीग्स कह रहे थे, उसमें जो पहली बात खुलनी शुरू हुई, जो लोगों को दिखा, जब ये 28 पॉइंट प्लान आया तो उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो कुछ हद तक ब्रोकन, स्टिल्टेड है, वो स्मूथ इंग्लिश नहीं है। तो एक्सियस एंड पॉलिटिको, जो दो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आउटलेट्स हैं यूएस में, उन्होंने करा, तो ये हुआ कि ये तो मतलब अमेरिकन इंग्लिश टाइप लिखा हुआ नहीं है, राइट? वहां से खानी शुरू हुई। इसीलिए ओरिजिनल प्लान को रशियन विश लिस्ट भी कहा गया कि ये वहीं से आया है ये। एग्जैक्टली तो वो हुआ। तो बट फिर ट्रम्प एंड एवरीवन स्टेप बैक एंड सेइंग कि नहीं, ये प्लान जो दिया गया ये हमारा प्लान नहीं है। ये तो है कि दोनों पार्टीज की पोजीशन है, ये टॉकिंग पॉइंट्स बन गए हैं। ओके सर, अब जो हो गया है, ये पीस प्लान की बजाय ये टॉकिंग पॉइंट्स का एजेंडा बन गया है। ठीक, अगर ये टॉकिंग पॉइंट्स का एजेंडा बन गया है तो फिर पीस प्लान तक पहुंचते हुए वक्त लगेगा, एंड गिवन वे रशिया इज प्रोबब्ली, आई फील कि ये जल्दी अचीव नहीं होगा अनलेस की जेलेंस्की टोटली कैपिटल है। एक लास्ट पॉइंट, टेरिटरी की जहां तक बात है, 4 प्रोविंसेस हैं जो रशिया क्लेम कर रहा है। उनमें से एक प्रोविंस लुहांस में रशिया मानो 100% कब्जा लिया रशिया ने। बाकी जो तीनों प्रोविंस है उनमें रशिया करीब 75, 3/4 ऑक्यूपाइड है। रशिया कहता है जो सेकंड प्रोविंस है 75% वाली, उसका भी मेरे को 100% मिल जाए, और बाकी में जो 75 है मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे को लुहांस्क में या दोनेस्क में मेरे को जो 25% एक्स्ट्रा टेरिटरी दोगे, तो ये टेरिटरी स्वैप की बात है। तो ये आई मीन इट्स वेयर एज यूरोप सेज कि इस समय जहां फोर्सेस है वहीं फ्रीज होनी चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। बिल्कुल सर, वैसे त्रिगुणारायण सर, अब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के बीच में अब संक्षेप में हमें ये समझाइए, जब कोर इश्यूज वही हैं, टेरिटरी, इस पे कोई इशू पे कोई सहमति नहीं है,
नाटो वाले पे तो चलिए कुछ हाँ कुछ ना वाली स्थिति है, लेकिन वेपन्स पे, लॉन्ग रेंज वेपन्स, ये तमाम अभी ये सॉल्व नहीं हुए हैं। अच्छा, जेलेंस्की, मैं अभी देख रहा था कि नवंबर में ही जेलेंस्की ने ग्रीस, फ्रांस, स्पेन का दौरा किया और मैरीटाइम अनमैन्ड सिस्टम्स, राफेल एयरक्राफ्ट, इंटरसेप्टर ड्रोन्स, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स, इनके को प्रोडक्शन की डील्स फाइनल की हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की भी, अब इसकी दो बातें हो सकती हैं, या तो जेलेंस्की को लग रहा है कि अगर सीज फायर हो गया तो उसके बाद वो एक तरह से अनार्म्ड रह जाएंगे, तो उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो आगे और युद्ध को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं लगता है, अब सिर्फ अमेरिका ही बात कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पीस होने वाला है, लेकिन दोनों तरफ की स्थितियां लग नहीं रही हैं सर। तो ये आपको लग रहा है कि निकट भविष्य में हम देखेंगे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू पीस की तरफ? देखिए, चांसेस तो अगर आज की डेट में देखें तो इतने ब्राइट नहीं है। और जैसा बाकी दोनों डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट ने बोला है कि अनसर्टेनिटीज बहुत हैं, क्योंकि कई चीजों के ऊपर जो अभी तो ये प्लान जो भी है, रिवाइज प्लान, रशिया के पास गया ही नहीं है। और जब रशिया के साथ वो प्लान शेयर होगा, मोस्ट लाइकली विटकॉफ को लेके जाएंगे, तो वहां पर वो उसको माने या ना माने, बिकॉज पुतिन सोचते हैं कि मैं इस वक्त एक विनिंग पोजीशन में हूं, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज यह है कि ऑन ग्राउंड इन रियलिटी जो है कि यूरोपियंस के भी अब बस की बात नहीं है कि वो बिना अमेरिका के सपोर्ट के यूक्रेन को किसी ज्यादा दूर तक ले जा पाएंगे। चाहे कितने भी आप साइन कर लीजिए एग्रीमेंट्स, तो जॉइंट प्रोडक्शन हो, ये वो, ये सब बात की बातें हैं। इसमें अभी आज ये बात हो रही है इस प्लान के अंदर कि जो यूक्रेन की आर्मी है उसको रिड्यूस करके 1/3 कर दिया जाएगा। तो रशिया उसको आगे तक के लिए एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स वो चाहता है कि किसी भी तरह से जो खतरा है वहां से टल जाए, क्योंकि ट्रस्ट तो बिल्कुल है ही नहीं दोनों में से। दूसरा चीज ये है कि जैसा प्रोफेसर सचदेव ने बोला, उसमें हम देखिए कि सबसे बड़ी बात ये कि, और ये जो बड़ी समस्या की बात है वो ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब कि जेलेंस्की हो ही ना, मतलब उसमें क्या चांसेस हैं जेलेंस्की के जीतने के बड़े कम हो, क्योंकि लेकिन अगर इस तरह की बात कोई और गवर्नमेंट आती है, किस तरह की गवर्नमेंट आती है, किस तरह से ये इसको पास किया जाएगा, तो उसके बड़े फंडामेंटल इश्यूज भी हैं। तो लगता ये है कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी चीज ये है कि चाहे जेलेंस्की भी रियलिटी समझते हैं, और इसीलिए अभी भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्रेसिडेंट पुतिन से अगले हफ्ते मिल पाए। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना ट्रंप ने अपना एक जैसे स्टैंडर्ड लाइन बना दिया कि मैं दोनों में से किसी से नहीं मिलूंगा जब तक ये नहीं होता है। तो अगर वो मिलना चाहते हैं बेसिकली कि किसी तरह सिक्योरिटी गारंटीज तो कम से कम इंश्योर हो जाए। देखिए, इस वक्त में वो कहा ना, जैसे यू हैव नो कार्ड्स, इफ यू रिमेम्बर, एक बार जब इनका झगड़ा हुआ था वहां पर किस तरह का ड्रेसिंग डाउन ट्रंप और जेलेंस्की और वैंस के बीच में हुआ था, तो वहां पे कहा यू हैव नो कार्ड्स। तो फ्रैंकली यूक्रेन इज डिपेंडेंट ऑन एवरीबडी एल्स। करेक्ट। तो जब तक वो नहीं, उनका डिपेंडेंसी, तो अब यूरोपियंस भी समझ गए हैं कि उनके बस की नहीं है कि लगातार चलते हैं। अगर ट्रंप का यही रुक रहा है, तो ट्रंप की लास्ट डिच एफर्ट है बेसिकली किसी तरह से इसको पुश किया जाए। और मुझे लगता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग ट्रंप और पुतिन के बीच में इस बारे में हो गई है, और जेलेंस्की ने भी एक जो निगोशिएटिंग टीम को ऑथराइज कर दिया है कि कौन सी टीम जाएगी वहां पे इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं रेडी हूं पुतिन से मिलने के लिए। पुतिन के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मैं भी रेडी हूं मिलने के लिए। तो विलिंगनेस है, लेकिन फंडामेंटल एंड कोर इश्यूज के ऊपर अभी कोई एग्रीमेंट नहीं है। एब्सोल्युटली। और यही सबसे बड़ा एक ये इशू है कि ट्रंप के दावे पर अब बात तो ये भी हो रही है, ट्रंप पुतिन जेलेंस्की समिट की बात भी चल रही है, बट ट्रंप ने तो कह दिया कि भाई बिना आगे बढ़े हुए मैं किसी से नहीं मिलूंगा। तो बग्गा सर, फिर जिसका जिक्र अभी सर भी कर रहे थे, सिक्योरिटी गारंटीज़, यूरोपियन पीस मेकर्स, इस पे भी कोई कंसेंसस नहीं है। एक खबर बीच बीच में उड़ रही थी कि साहब समर्पण कर देंगे, कैपिटुलेशन की बात साफ तौर पर जेलेंस्की ने नकार दी है। तो सर, ये हवाई बातें लग रही हैं आपको, या वाकई में ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं दोनों तरफ से कि अंत अवश्यंभावी हो गया है? बहुत मुश्किल है, मुझे तो सुलझना मुश्किल लगता है। देखिए, 3 पहलू देखते हैं, और रॉबिन सर ने पहले भी प्रोग्राम्स में बहुत अच्छी तरह बताया। एक है, यूक्रेन के अब 9 लाख सैनिक खड़े हैं, तो वो इतनी जल्दी हारने नहीं वाले। रशिया को बहुत मुंह की खानी पड़ रही है। यूक्रेन की हालत खराब है, बट वो गिरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। दूसरा है अमेरिका। क्या है, अमेरिका में आपके कैरियर डिप्लोमेट नहीं जा रहे,
ये एक्सीलेंसी एम्बेसडर जैसे लोग नहीं जा रहे। एक है रियल एस्टेट का आदमी विटकॉफ जो डील मेकर है, और एक है उसका दामाद ट्रम्प का जो $2 बिलियन सऊदी से ऑलरेडी ले आया है, और वो लेके जा रहे हैं डील्स। पुतिन का क्या सोच, ऐसा नहीं है कि पुराना अमेरिका है ये जो प्रिंसिपल्स के थ्रू करता है या एटलीस्ट पर्दे के सामने प्रिंसिपल्स रखता है। ये तो डील मेकर्स हैं, इनके बस का नहीं है पुतिन को करवाना। लैवरोव जो बैठे हुए हैं बहुत ओल्ड फॉक्स हैं। अब रशिया का क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, पुतिन तो इससे पीछे नहीं हटेंगे किसी भी हालत में, चाहे उनकी इकोनॉमिक हालात खराब भी हो, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनके पास न्यूक्लियर है, और यूक्रेन को पता है कि सन 94 में जब अकॉर्ड्स हुए थे, जब यूक्रेन से सारा न्यूक्लियर लिया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब सारे मूव हुए यूक्रेन से, यूके और यूएस ने सिक्योरिटी गारंटी लिखित में दी थी। बट जब क्रीमिया हुआ 2014 में, ओबामा दूसरी तरफ देखने लग गए। किसी ने वो सिक्योरिटी गारंटी में यूक्रेन की मदद नहीं की। उसी से यूक्रेन को समझ जाना चाहिए था 2014 के बाद कि ट्रम्प ये रशिया से आप दुश्मनी नहीं कर सकते और समझौता कर लेना चाहिए था, इतना बर्बादी नहीं होती। तो पुतिन तो अभी छोड़ने नहीं वाले, और उनको ये डील्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनके पास पूरा रशिया है। तो ऐसा नहीं है कि $2 बिलियन उसको दे दिए या 50 बिलियन दे दिए उससे पुतिन खुश हो जाएगा। वो बहुत बड़ी लंबी गेम खेल रहा है। यूरोप अंदर से खोखला हो चुका है, उसके पास डिफेंस नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर अम्ब्रेला थी अमेरिका की, इसलिए उन्होंने कन्वेंशनल पे खर्चा करना बंद कर दिया था। अब यही है कि यूके और फ्रांस के पास थोड़े बहुत न्यूक्लियर हैं। अगर रशिया कल को अटैक करता है, जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, 500,000 सैनिक खड़े हैं वहां पे, ओवरनाइट रशिया मूव कर सकता है, उसमें कुछ उनको रोकने वाला नहीं। सिर्फ जो था यूएस का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला होता था, या यूएस के जो 28,000 सैनिक तैनात हैं नेटो कंट्रीज में, उसमें अगर यूएस कहते हम नहीं लेते हिस्सा, तो रशिया हावी हो सकता है यूरोप पे। यूरोप को ये समझ आ गया है, इसलिए आप देखें यूरोपियन डिफेंस स्टॉक्स किस तरह चले हैं पिछले 3 सालों में, क्योंकि जहां वो 10,000 शेल बना रहे थे, अब 20 लाख शेल बनाने लग गए। राइन मेटल हो, कोई हो, बड़ी जबरदस्त रीआर्मामेंट हो रही है यूरोप में, बट उनको कई साल लगेंगे और उनके पास लोग नहीं है। अब जर्मनी बात कर रहा है कॉन्स्क्रिप्शन का, कि हर एबल बॉडीड मेल को कुछ साल आर्मी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग नहीं है, सेनाएं नहीं है। न्यूक्लियर पे इतना निर्भर हो गए, कन्वेंशनल उन्होंने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसको निगलेक्ट कर दिया। तो ये हालात हैं। ऐसे चेस बोर्ड में कुछ भी हो जाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई हार जाए तब हो सकता है, या यूएस अगर प्रिंसिपल्स पे खेलता और असली मदद दे यूक्रेन को, या यूरोपियंस के पास सक्षमता होती, वो तो नहीं है। पुतिन बिल्कुल खत्म नहीं होने वाले हैं, वो तो लगे रहेंगे। तो इसमें मुझे इम्पास दिख रहा है, मुझे सोल्यूशन नहीं दिख रहा दीपक जी। एब्सोल्युटली। रशिया रोज हजारों कैजुअलिटीज, सैकड़ों कैजुअलिटीज झेल रहा है, उसके बावजूद पोक्रोस्क, ज़ैपोरिज़िया लगातार एडवांसमेंट जारी है। फॉरेन मर्सिनरीज, नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स लगातार वहाँ उनकी भर्ती भी हो रही है। एट्रिशन वॉर एक तरह से वो लगातार जारी रखे हुए। तो सही कह रहे हैं सर, रुकने वाले तो नहीं है। एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो हो रही है, जिसको लेकर इंडिया भी काफ़ी चिंतित था, कि जो फॉरेन ट्रूप्स हैं उनकी भर्तियां रोक नहीं रहा है। और अब रशिया क्या कर रहा है कि जो केनिया, साउथ अफ्रीका, ताजिकिस्तान या नेपाल, यहाँ के जो लोग हैं, इनको वो ड्रग्स के छोटे मोटे केसेस में फंसा के जेल या फिर आर्मी का उनको डर दिखा रहे हैं, तो उनको भेजने की कोशिश की जा रही है। तो वो रशिया और पुतिन तो अभी रुकने वाले नहीं हैं। ज़ेलेंस्की कितना करेंगे क्या नहीं, संक्षेप में एक अगले 1 महीने की पिक्चर दे दीजिए रॉबिन सचदेव सर, बहुत संक्षेप में और बहुत क्लैरिटी के साथ जैसे आप देते हैं। नो, थैंक यू वेरी मच। क्विक पॉइंट्स। एक तो जो बात हो रही है, देखिए लॉसेस की, रशिया की जो हिस्ट्री और जो नैरेटिव पुतिन और रशिया चलाते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया ने करीब 30 मिलियन, 25 से 30 मिलियन यानी कि 2.5 से 3 करोड़ लोगों की जान गंवाई थी, जिसमें से 1/3 मान लीजिए करीब 1 करोड़ इनके सोल्जर्स मरे थे। तो रशिया और पुतिन की जो स्ट्रैटेजी, इनकी वॉर स्ट्रैटेजी डज नॉट काउंट द डेथ्स।
जो कि हालांकि रशिया के अंदर इसका इंपैक्ट हो रहा है। बाय द वे याद रखिए, रशिया इसे अभी भी स्पेशल ऑपरेशन कहता है। तो रशिया की एबिलिटी टू अब्सॉर्ब और जो द लॉसेस काफी इमेंस है, एज आवर कोलीग्स आर मेंशनिंग, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल, दैट्स वन। सेकेंडली, अगले एक महीने की आई थिंक वी डोंट नो, बट एक महीने में अगले इसको अगर फ्लिप कर दें कि मानो ये डील हो गई, कुछ हो गया, बूम सेटल, इसका मेजर इंपैक्ट होगा वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड इकोनॉमी में। आपकी क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरेंगी, आपकी नेचुरल गैस की प्राइसेस गिरेंगी, आपकी एलएनजी की प्राइसेस गिरेंगी, आपकी फूड की प्राइसेस गिरेंगी, आपकी फर्टिलाइजर की प्राइसेस गिरेंगी। बिग पिक्चर। एंड सेकेंडली, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी होगी अगले 2-3 साल में। देखिए, वेस्टर्न कंपनी जो यूरोप से, रशिया से निकल गई, वापस आएंगी धीरे धीरे, सैंक्शंस हटेंगी धीरे धीरे, सारी एक साथ नहीं, धीरे धीरे हटेंगी, वेस्टर्न कंपनीज आएंगी। इंडियन कंपनीज अगले 2 से 3 वर्षों में अगर तेजी से रशिया के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटीज और पार्टनरशिप्स बढ़ाएं, द फ्लिप साइड। ऑल राइट सर, देखते हैं कि किस तरफ रुख लेती हैं परिस्थितियां। फिलहाल कुछ उम्मीद की किरण ज़रूर है, लेकिन सवाल उन उम्मीदों से ज़्यादा हैं, और जब तक सवाल भारी रहेंगे तब तक रियल पिक्चर निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। बट फिर भी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इस मामले के विद्वानों को आपके समक्ष लेकर आएँ और ज़रा आगे की समझने की कोशिश करें। आज यही सब एक बार फिर से हमारे लिए किया आप तीनों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉबिन सचदेव सर, थैंक यू सो मच सर। एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अजय पग्गा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए।